जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने कैपेसिटर के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर 7 और लेक्चर 7 के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने नाम लिया था, पर यहाँ पे हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे। पूरा जितना भी डाइलेक्ट्रिक हमारे सिलेबस में सब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है। इसके अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब ये अप्रोक्स हम 1.5 लेक्चर लेंगे इसको खत्म करने के लिए। पर प्रॉब्लम का वेटेज कैपेसिटर में आप देखें तो अच्छा खासा वेटेज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ढंग से पढ़िएगा इस चीज़ को। नीट में अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, जेई में अच्छे खासे सवाल, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, अपने इसको शुरू करते हैं। आई होप आप इसको सही ढंग से पढ़ेंगे और जब भी सवाल आएगा तो आप फोड़ देंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों अभी हम कैपेसिटर में उस पार्ट पे चर्चा करेंगे जब हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो होता क्या है डाइलेक्ट्रिक, तो वो तो आप जानते हैं भाई। डाइलेक्ट्रिक में आपके पास में जो चार्ज रहता है वो फ्री नहीं रहता, वो डाइपोल्स की फॉर्म में रहता है। तो ऐसा रहता है आपके पास में। जैसे मान लीजिए ये कोई डाइलेक्ट्रिक है ना बच्चों आपके पास, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज डाइलेक्ट्रिक। तो उसमें क्या होता है, ऐसे चार्ज ऐसे पेयर में रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ रैंडमली रहता है, कभी यहाँ पे कभी ऐसे, यहाँ पे ऐसे, रैंडम मोशन, मतलब बिल्कुल इसे रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अगर रैंडम ओरिएंटेशन में रहता है तो आपके पास में क्या होता है, रैंडमली अगर कोई चीज भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। बिकॉज कोई डाइपोल मोमेंट, किसी का डाइपोल मोमेंट इधर है, किसी का ऊपर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है। तो हम बोलते हैं कि अगर आप इसे विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अभी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा है, ई एक्सटर्नल आपके पास 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा बच्चों आपके पास, 0 आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल का क्या है बच्चों आपके पास में, रैंडम ओरिएंटेशन है। और अगर डाइपोल्स का आपके पास में रैंडम ओरिएंटेशन है, इसकी वजह से क्या होता है आपके पास कि सबका नेट डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पे अगर आप पी नेट की बात करेंगे आप, तो वो आ जाएगा 0। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का हो भी सकता है, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है तब भी सब मिलके कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज सब कैसे थे आपके पास, रैंडमली थे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दें, ऐसे मान लीजिए आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने, तो बच्चों क्या होगा, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लगा दिया, ई एक्सटर्नल कितना, E0 लगा दिया। अब इससे क्या होगा, हर एक डाइपोल, देखिए ऐसा नहीं हो सकता ये पॉजिटिव चार्ज टूट के यहां चला जाए, ये नेगेटिव टूट के यहां चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पर डाइपोल अपनी पोजीशन को अलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए नेगेटिव इधर आ जाए, पॉजिटिव इधर आ जाए, इतना अलाइनमेंट पॉसिबल है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसा हो जाएगा तो सब नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स है, इस तरफ, तो ये डाइपोल ऐसा बन जाएगा। ये टूट नहीं सकता था बिकॉज ये आपस में बंधे हुए थे। अगर टूट सकता तो पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाता, नेगेटिव यहां पे रह जाता, जैसा ही कंडक्टर में होता है। पर यहां पे टूट नहीं सकता। पर इतना हो सकता है आपके पास कि भाई साहब, अगर यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग जाएगा, पॉजिटिव पे इधर लग रहा है, तो ये अपनी पोजीशन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर रहे हैं, टूट के नहीं जा सकते। तो आप सबके सब डाइपोल ऐसे अपने आप को अरेंज कर देंगे। क्लियर? ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर? ऐसे बात समझ में आ गई? तो सब डाइपोल ने अपने आप को अरेंज कर लिया। अब की बार अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट दैट विल बी नॉन जीरो। तो हमने क्या लिखे, ऑल डाइपोल्स अरेंज्ड देमसेल्फ इन ए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, because of external electric field, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हर एक डाइपोल क्या करेगा, अपने आप को स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अंदर अलाइन कर लेगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है, देखिए इसमें इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट था पर सब रैंडमली ओरिएंटेड थे, इस वजह से पी नेट कितना हो गया आपके पास में, 0 हो गया। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो सब आपके पास में ऐसे अलाइन हो गया स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में, हर एक का डाइपोल मोमेंट जुड़ गया। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है, देखिए इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसा है। तो हर एक डाइपोल मोमेंट आपस में जुड़ रहे हैं अब की बार, अब कट नहीं रहे हैं। पहले रैंडमली ओरिएंटेशन था तो कोई डाइपोल इधर, कोई इधर, कोई इधर, सब आपस में मिलकर कट जा रहे थे।
मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो जब आप किसी डाइइलेक्ट्रिक को बिना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है वो 0 मिलता है बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन। और अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो सब अपने आप को स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में अलाइन कर लेते हैं। इसकी वजह से जो पी नेट आता है आपके पास वो कैसा आ जाता है? नॉन जीरो आ जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अभी आइए इस पर थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपको ये सेटअप दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला कुछ ऐसा पैटर्न बन गया, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम ये बोल देते हैं कि भाई साहब अगर आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन करनी है तो ये पी 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 ये 4 पी हो गए, तो क्यों ना यहाँ पे सब नेगेटिव मान लिया जाए और यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बीच वाले सब कैंसिल आउट हो गए, ये सब कुछ नहीं है, पर हम डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं ऐसे? देखिए, मान लो कि एक का जो डाइपोल मोमेंट था वो है QD, एक पी का, तो मान 4 है तो इसका कितना हो जाएगा? P प्लस पी प्लस पी प्लस, ऐसे करते करते कुछ 4QD बन जाएगा। अब सोच के देखिए, यहाँ पे भी सेम वही माइनस Q है, यहाँ पे वो प्लस Q है, और ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास में? ये टोटल कुछ D मान लीजिए। तो इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट दोनों को हम क्या मान लेते हैं? इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट we can consider charges at and face only। बीच वाले हम भूल गए, ऐसा नहीं है बीच वाले नहीं है, बीच वाले हैं, पर हमें समझ में आ रहा है भाई साहब। अब आप सोच के देखिए, मान लो एक इस वाले एक में जो डिस्टेंस है वो d है, तो कितना आएगा डाइपोल मोमेंट? QD, इसका भी QD, इसका भी QD, इसका भी QD, टोटल कितना हो गया बच्चों? 4QD। यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली डिस्टेंस भी अगर उतनी होगी, ये डिस्टेंस तो उतनी होगी ना, दैट इज 4D हो जाएगा। अगर एक की डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस कितनी? 4D हो जाएगी। तो इसके भी एक पेयर का जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो उतना ही आएगा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो आपके पास है पी नेट यहाँ पे जो आ रहा है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम आ रहा है। इस वजह से हम ये करते हैं कि इस वाले फेस पर, इस वाले फेस पे हम एक पे कुछ आपने यहाँ पे माइनस सिग्मा दिखा दिया और एक पे इस पे कुछ ऐसे प्लस सिग्मा दिखा दिया। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने ये मान लिया कि कैलकुलेशन के लिए कि भाई साहब सिर्फ फेसिस पे चार्जेस है, पर ऐसा नहीं है। चार्जेस डाइपोल की फॉर्म में थे। ऐसा कंडक्टर में हुआ करता था कि चार्ज अपने आप को अलाइन कर दिया करते थे, नेगेटिव इधर आते थे, पॉजिटिव इधर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे डाइपोल्स अरेंज कर रहे हैं, पर फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट आप इसको ऐसा मान रहे हैं तो रिजल्ट सेम आ रहा है। क्लियर? तो इस वाले फेस से माइनस सिग्मा मान लिया बच्चों, उस वाले फेस पे क्या मान लिया आपने? प्लस सिग्मा मान लिया। इस सिग्मा को जो आप बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर। मतलब ये जो कंसेप्ट है ना आपके पास में कि भाई साहब डाइपोल अपने आप को अरेंज कर लेता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? पोलराइजेशन। मतलब ये जो आपके पास में अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ध्यान रखना ये बात, पोलराइजेशन। समझ में आ गया? आप इसमें लिख लीजिए कि when we place an dielectric in an external electric field, then its dipole arrange themselves according to direction of electric field. This process is named as polarization. Clear? और बच्चों ये जो सिग्मा आता है, सिग्मा, इसको आप पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। यहां पे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन वेक्टर की, पोलराइजेशन वेक्टर की। तो वो क्या होता है बच्चों? नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट बाय वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है आपके पास? पोलराइजेशन वेक्टर। नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है बच्चों? पोलराइजेशन वेक्टर। मैं इसको मिटा रहा हूं ना, इसको आप छाप लीजिए, इसको मिटा रहा हूं, तो पोलराइजेशन वेक्टर पे थोड़ी और चर्चा कर पाऊंगा मैं। इसको मिटा देता हूं मैं। तो जब भी आपको कभी ऐसे डायरेक्टली दिखाई दे तो आप उसे ऐसे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि इस वाले फेस पे कुछ प्लस माइनस सिग्मा, यहाँ पे कुछ प्लस सिग्मा है। तो मुझे समझ में आया भाई, जो पोलराइजेशन वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर वो क्या आ गया आपके पास? नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप देखेंगे नेट डाइपोल मोमेंट, आओ नेट डाइपोल मोमेंट कितना बन रहा है आपके पास? नेट डाइपोल मोमेंट दिस विल बी सिग्मा ए और डी। इसकी ये डिस्टेंस कुछ डी मान लेता हूं मैं ऐसे, या फिर इसको कुछ एल मान लेता हूं। क्लियर? ये आएगा सिग्मा ए तो हो गया इस पे चार्ज, ये माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे ये कुछ प्लस क्यू आ गया। तो अगर आप देखेंगे जब ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ माइनस क्यू और यहाँ पे कुछ प्लस क्यू और सेपरेशन इसके बीच में एल है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट बनता है वो बनता है माइनस क्यू एल, सॉरी क्यू इंटू में एल। तो मैंने यही लिखा, सिग्मा इंटू में ए तो बन गया क्यू डिवाइड बाय एल, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से एल ये साफ हो जाएगा। तो सिग्मा क्या है बच्चों आपके पास? पोलराइजेशन वेक्टर।
कभी इसका नाम आए तो आप देख लीजिएगा कि ये पोलराइजेशन वेक्टर बोल रहा है, मतलब इस सिग्मा की ही चर्चा कर रहा है। क्लियर है? ठीक। अब हम ये देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है आपके पास में, कम हो जाता है। कितने टाइम्स कम हो जाता है? k टाइम्स कम हो जाता है। उसी को लेके अब मैं इस सिग्मा की वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले बच्चों आप इतना छाप लीजिए, फिर मैं आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। जब हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सिग्मा p की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर? पोलराइजेशन समझ में आ गया? ये जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वेक्टर क्या है आपके पास में? दैट इज चार्ज डेंसिटी जो आपके पास में एक फेस पे आई, दैट इज नेम्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर। छापिए इसको, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक हम बना लेते हैं। यहां पे ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक बना दिया और आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ई नोट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज पोलराइज करवा दिया हमने और यहाँ पे बच्चों ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज पोलराइज करवा दिया। क्लियर? अब इस वाले रीजन के अंदर आपके पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ई नोट है और एक ईपी है। ये ईपी क्या है आपके पास में? ईपी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका नाम क्या है? ईपी। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ईपी की डायरेक्शन ऐसे आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अभी अगर आप देखेंगे तो भाई साहब ई नेट क्या आएगा आपके पास? ई नेट आएगा ई नोट बाई के। ई नेट कितना आएगा? ई नोट बाई के। और यहाँ पे जो के है वो क्या है आपके पास? दिस के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में चर्चा कर चुके थे कि के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। क्लियर? फॉर एयर के कितना आता है? 1 आता है। फॉर कंडक्टर अगर आप बात करेंगे तो के की वैल्यू इंफिनिटी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो आप देखिए कैसे बना ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये बोलेंगे सर ये आया ई नॉट माइनस ईपी की वजह से, क्योंकि पहले था ई नॉट पर चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, इसकी वजह से ईपी आ गया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब आप देखिए, आप ई नोट की वैल्यू तो ई नोट को ई नोट रख दिया, ईपी को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये अपने आप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अपने आप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी वजह से यहाँ पे एक पे प्लस सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है, तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे सिग्मा पी है जो डिवाइड बाय किया था। कुछ को दोनों बोलते हैं सर यहाँ पे डिवाइड बाय किया आना चाहिए, पर वो तो नेट में आता है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं आपको पता भी, सर नेट इतना हो गया, पर इंडिविजुअल की वजह से आप लिख रहे हैं, तो इसकी वजह से तो जो आ रहा होगा वो इतना ही आ रहा होगा, पर जो नेट हो रहा होगा वो कुछ कम हो गया होगा। तो आपने लिखा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास में यहां पे है बच्चों, दिस इज माइनस सिग्मा पी, और इस यहां पे आपके पास में प्लस सिग्मा पी। ठीक है? इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? ई नॉट बाई के आ गई। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पी की वैल्यू आपके पास आ गई ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। तो कभी भी आपको ऐसे निकालने के लिए बोले भाई साहब कि आप पोलराइजेशन का जो सिग्मा है वो आप निकाल के दिखाइए, या पोलराइजेशन वेक्टर की बात कर ले, तो आप ऐसे इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन देखिए बिल्कुल सिंपल थी। हमें पता था भाई साहब नेट कितना बन जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है, तो ई नोट था, तो इसके अंदर नेट कितना बन जाएगा? ई नोट बाई के। तो ई नेट किसके अंदर? इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो ई नोट बाई के था। अब वो किस की वजह से है? इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो मैं लिखा दैट इज ई नोट माइनस ईपी। ईपी की वैल्यू क्या लिखी आपने? सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने इसे प्रोसीड किया, प्रोसीड करके वैल्यू आ गई ई नोट माइनस ई नोट बाई के डिवाइड बाय सिग्मा पी, और तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ऐसा कुछ पोलराइजेशन का। क्लियर है? तो ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में चर्चा हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, उससे क्या क्या इफेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों सवाल आपके सामने है, इसमें क्या है? कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे में माइनस क्यू चार्ज है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। अब आपसे ये पूछा गया कि जो सिग्मा पी है, सिग्मा की पी क्या था? दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर, मतलब इसके फेस पे जो यहाँ पे सिग्मा आ रहा होगा, यहाँ पे सिग्मा आ रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है। हम थ्योरी में इसको पढ़ चुके हैं, पर मैं प्रॉब्लम में पढ़ा के इसे थोड़ा कंक्रीट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप मुझे करके बताइए भाई साहब, सिग्मा पी क्या है आपके पास में? जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं, वो कितना है ये आपको निकाल के बताना है। करिए बच्चों इसको।
किया जाए, ठीक है। आप बोलेंगे सर अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो अंदर EFI कितना होता? EFI व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर है ये बात? तो कितना होता है वैसे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A मान लेते हैं प्लेट का, ठीक है। अब आपसे ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया कि अगर हम डायरेक्टली डाल देंगे तो डायरेक्ट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? EFI नेट आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। अगर हम डायरेक्ट डाल दिए तो EFI नेट कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। इतना सही है। अब यार इसको ऐसे बनाने में दो चीजों का रोल है। एक तो आपके पास में जो पहले से E नोट था वो वाला, यहां पे कुछ नेगेटिव दिखाई देगा आपको, यहां पे कुछ ऐसे पॉजिटिव दिखाई देगा, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बता रहा हूं, और इधर कुछ सिग्मा पी आएगा। अब आप क्या बोलेंगे? E नॉट माइनस ईपी, E नॉट माइनस ईपी इज इक्वल टू E नॉट बाई के। सही है बात? E नॉट की वैल्यू देखते हैं। E नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। EP की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, EP की वैल्यू निकालेंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय A एप्सिलॉन नॉट बाई के। सही है एक्सप्रेशन? तो यहाँ पे है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू EP। अब EP को क्या लिखा जा सकता है? ये है सिग्मा P। ये यहाँ पे क्या माना हमने? माइनस सिग्मा P, और यहाँ पे क्या माना बच्चों? प्लस सिग्मा P। तो इस इन दोनों की वजह से जो EFI आ रहा होगा वो इधर आ रहा होगा, दैट इज सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोगों को लगता है सर यहाँ पे सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नहीं आएगा, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन बाय K आएगा। अरे भाई वो नेट होता है, वो नेट होता है। तो नेट की वैल्यू वो है ना, तो किस किस का इफेक्ट है? इसका और इसका इफेक्ट आया। भाई एक चार्ज की वजह से EFI मीडियम पे थोड़ी डिपेंड कर जाएगा, इस वाले चार्ज की वजह से EFI कितना है वो मीडियम पे डिपेंड कर जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट होता तब भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता, नॉन कंडक्टिंग तब भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, नेट बदल जाएगा सिर्फ। तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई, एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन नॉट को मार दिया, वैसे सिग्मा P की वैल्यू आ गई Q बाय A ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको कई बार ये इसका यूज हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कई बार पूछ लेता है इसके बारे में कि भाई साहब जो फेसिस पे जो चार्ज आपके पास में आ रहा है वो कैसा आ रहा है। क्लियर है? आप कर पाएंगे इसको? ठीक है बच्चों। अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कैपेसिटर है, उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कैपेसिटर बनाया, यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर बना दिया। क्लियर? इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ये ब्लैक वाले जो बना रहे हैं बच्चों वो डाइलेक्ट्रिक है आपके पास। क्लियर? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। अब सोचिए क्या प्रोसीजर था कैपेसिटेंस निकालने का। कैपेसिटेंस निकालने के प्रोसीजर में हमेशा ही हम ऐसे करते थे, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज देते थे, दूसरे पे नेगेटिव देते थे, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, फिर Q इज इक्वल टू C dV करते थे, वहां से कैपेसिटेंस आता था। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ प्लस Q है, ये वाला क्या है? माइनस Q है। सही, एक पे प्लस Q और एक पे माइनस Q। यहाँ पे जो अंदर EFI आ रहा होगा आपके पास, EFI वो कितना आ रहा होगा? दैट इज E नोट बाय K, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। पर E नोट की वैल्यू कितनी है? E नोट की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E नोट क्या होता है? जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था उससे पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था? जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अब बाय K हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K। ये भाई साहब EFI आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालने जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्टली डेल्टा V माइनस ऑफ E डॉट dl करेंगे, पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं बिकॉज E यूनिफॉर्म है आपके पास। तो ये बन जाएगा Q K A एप्सिलॉन नॉट D। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V। Q की जगह Q, C की जगह C, और डेल्टा V की जगह Q D बाय K एप्सिलॉन नॉट। Q ने Q को मार दिया तो C की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई K। ये भाई साहब के पास कैपेसिटेंस आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैपेसिटेंस क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई K। तो यार अब आप देखिए यार ये कैपेसिटेंस क्या हुआ? पहले कितनी थी? पहले थी A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अभी कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई K। इसका मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज होगी? K टाइम्स इंक्रीज होगी। तो हमने बोला आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय फैक्टर K।
अगर भाई साहब आप डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर अगर आप कैपेसिटर डायरेक्टली डाल देते तो कैपेसिटर्स कितने टाइम बढ़ जाते हैं, के टाइम बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट है आपके पास में? अगर मैं पूछूं भाई साहब कैपेसिटर में डायरेक्टर क्यों खेल रहे हैं, हम इसीलिए खेल रहे हैं बिकॉज कैपेसिटर्स बढ़ जाती है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं बेनिफिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, अब क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट तो ये है कि इट इंक्रीज कैपेसिटेंस बाय फैक्टर ऑफ के। भाई आपके पास में अगर आप इसमें डायरेक्टली डाल देंगे तो डायरेक्टली डालने से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट देखिए, अब सोच के देखिए, आपको पता है सर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दोनों पास आना चाहती है। तो अगर आप डायरेक्टली डाल देंगे तो वो पास नहीं आएगी, उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में दो प्लेट्स है डायरेक्ट्रिक की, ऐसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब ये पास पास आना चाहती है। अब सोच के देखिए, इसके बीच डायरेक्टली डाल दिया तो अब जैसे पास पास आएगी तो आ नहीं पाएगी ना, बिकॉज बीच में क्या है, डायरेक्ट्रिक है। तब आपको पकड़ने वाला जो हम पहले सोच है सर एक प्लेट पॉजिटिव देते हैं दूसरे पे नेगेटिव देते हैं, तो प्लेट्स को पकड़ के कौन रखता होगा, तो वो झंझट नहीं है। आप बीच में क्या लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बनते कैसे हैं, पहले तो डाइलेक्ट्रिक देते हैं, फिर उसके आसपास में मेटल की कोटिंग कर देते हैं बाउंड्रीज पे, तो डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। ऐसे नहीं है पहले प्लेट्स देते हैं फिर डायरेक्ट डालते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। पहले हम डाइलेक्ट्रिक की स्लैब लेते हैं, उसके दोनों फेसेस पे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। क्लियर? सेकंड बेनिफिट क्या हुआ इसका? सेकंड बेनिफिट ये हुआ कि भाई साहब जो आपके पास में इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू कैपेसिटी। कैपेसिटर को क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो कैपेसिटर में अगर आप डायरेक्टली डालते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो ये हो गया भाई साहब कैपेसिटर बढ़ जाती है, और कितने टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। ये एक्सप्रेशन आपको खुद को ड्राइव करके देखना है, और ये रिजल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अगर मान लीजिए विदाउट एयर में आपके पास कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो वहां पे कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी मल्टीप्लाई की। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, किसी मीडियम में डालेंगे तो उस मीडियम की आएगी, तो मीडियम में क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की जो परमिटिविटी होगी आपके पास है वो कितनी होगी, के टाइम्स, ये ऐसे लिखते हैं ना, क्या एक्सप्रेशन बनता है, के इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो किसी मेयर की देखिए, आप डायरेक्टली भी देख सकते थे ये बात, पर वैसे नहीं करना चाहिए, पूरा बेसिक से जाना चाहिए, तो आपको चीज चमकेगी। समझ में आ गई बच्चों? क्या अगर आप कैपेसिटर में डायरेक्टली डालते हैं जिसके डायरेक्टरी कांस्टेंट कुछ के होगा, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। छाप लीजिए बच्चों, सवाल आपके सामने है और हमें बोला गया कैपेसिटेंस निकाल के बताइए। पहले तो हम देखो बेसिक अप्रोच से चलेंगे। पहले एक बार आप अटेम्प्ट करके देखिए कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ रही है। ये प्लेट है, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, और इसमें दो डायरेक्टली डाले गए, एक का डायरेक्टरी कांस्टेंट K1, दूसरा है K2, और डिस्टेंस आपको DD है हर एक की। आपको बोला कि इसे कैपेसिटेंस निकाल के बताइए, तो पहले तो आप एक खुद अटेम्प्ट करके देखिए, फिर मैं आपको इसे करके दिखाऊं। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए इसको। हमें किया जाए, ठीक। देखिए सबसे बेसिक अप्रोच तो वही जो हम करते थे। हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक बना दिया इसमें, और एक यहाँ पे ऐसे बना दिया जो सवाल में गिवन है। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ गिवन है K1, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ गिवन है आपको K2। समझ में आ गई बात? इसको प्लस Q चार्ज दिया, इसको माइनस Q चार्ज दिया। तो पहला स्टेप यही करते थे, एक पेड़ को प्लस Q, दूसरे को माइनस Q दे दिया। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे यार? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी E0 बाय K1, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E0 बाय K2। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा बच्चों आपके पास? दिस इज माइनस E0 बाय K1 D माइनस E0 बाय K2 D। ऐसे लिख सकते हैं आप, ये डिस्टेंस D है और ये D है, ऐसे कर सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे E0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट विल बिकम, पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K1 D प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K2 और D। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये आ गया भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब इस सिग्मा को भी Q की टर्म में लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K1 D प्लस Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D, ऊपर D ऊपर जाएगा K2।
अब आप इसको पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, Q की जगह Q, C की जगह C, डेल्टा V की जगह Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस Q D डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट K2। ये सब साफ हो गया आपके पास, Q साफ हुआ ना, QD में से Q साफ हो गया, यहाँ पे QD में से Q साफ हो गया। तो यहां से अगर आप सी इक्विवेलेंट देख रहे हैं तो जो सी इक्विवेलेंट आपके पास में आ रहा है वो कुछ आ रहा है 1 डिवाइड बाय डी ए एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस डी डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट K2। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट K1 मल्टीप्लाई ए एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट K2D प्लस ए एप्सिलॉन नॉट K1D, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। ए एप्सिलॉन साफ हो जाएगा यहाँ पे, ये इससे साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट आया बच्चों वो आया ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाय K2D प्लस K1। ये तो एक तरीका हो गया आपके पास, ठीक है, ये तो मेथड बना है। पर सर इससे अप्रोच करेंगे तो बहुत लेंथी हो जा रहा है। ये समझ में आ गया बच्चों, ये मेथड बना है। आप इसको छापिए, फिर मैं इसका मेथड 2 करके दिखाता हूं आपको। मेथड 2 देखते हैं अपने, अभी छाप लिया आपने, ठीक। मेथड 2 देखते हैं रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं। मेथड 2 में क्या भाई साहब, इसको 2 कैपेसिटर मान लो, एक कैपेसिटर बजाय कितने कैपेसिटर मान लो, 2 कैपेसिटर मान लो, ऐसे मान लिया जाए। ये डिस्टेंस भी कितनी डी और ये भी कितनी डी, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, ये डायरेक्ट कोशेंट K1। तो C1 की वैल्यू तो बनेगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी K1, सही है, क्योंकि विदाउट डायरेक्टिव थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, अभी हो गया ए एप्सिलॉन बाय डी K1। और C2 कितना आ जाएगा आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी K2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यार इसमें ड्रॉप आप देखेंगे यहां से यहां पे चलेंगे तो इतना ही ड्रॉप आएगा, फिर यहां से यहां पे चलेंगे तो इतना ड्रॉप आएगा। इसको 2 में तोड़ दिया, और 2 में तोड़ दिया तो इसका रिजल्ट याद है, इसका भी रिजल्ट याद है। अब ये दोनों किस में बच्चों, सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। और वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी K1 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी K2 डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी K1 प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी K2, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये वाली टर्म ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कॉमन आ जाएगी, तो यहां पे साफ हो जाएगा। तो ऊपर टर्म बनेगा आपके पास, दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाय डी K1 प्लस K2। तो दोनों ही तरीके सही हैं, पर आपको इस वाले अप्रोच से जाना चाहिए। लोग इसी अप्रोच से जाते हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करते। पर आपको समझ में आना चाहिए भाई ये क्यों आया, ये इस वजह से आया बिकॉज ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो आएगा E0 बाई K1D, यहाँ से यहाँ पे चलेंगे दैट इज E0 बाई K2D। तो दोनों चीजें मैच कर रही है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। बच्चों वैसा ही सवाल है, आपसे बोला गया बताइए सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, आप इसको करके बताइए। हाँ भी करें, ठीक। आपने अप्रोच कर दिया ना, आप थोड़ा सोच लीजिए जो आप अप्रोच कर रहे हो कि लेंथी तो नहीं है। अगर वो अप्रोच लेंथी है तो कैसे शॉर्टकट बनाया जा सकता है, कुछ आसान किया जा सकता है। कि आप देखिए थोड़ा एक बार वापस से, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ आ रही है तो आप देखिए क्यों ना इसे थोड़ा आसान बना लिया जाए। देखिए हम क्या करेंगे, आपने इसको ऐसे बनाया हुआ, इसको 3 कैपेसिटर बनाया हुआ, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे जो सेपरेशन रखा होगा बच्चों वो D/4 रखा होगा, यहाँ पे जो सेपरेशन रखा होगा वो D/2 रखा होगा, यहाँ पे जो रखा होगा वो D/4 रखा होगा, क्लियर। और इसमें जो डायरेक्टिव कांस्टेंट है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे डायरेक्टिव कांस्टेंट कुछ K है, और यहाँ पे भी कितना है आपके पास, एयर है। दिस विल बिकम D/2, दिस इज D/4, सही। पर इसमें 3 कैपेसिटर हैं, आप सोच के देखिए जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन आ रहा है डेल्टा वी, वो कितना आ रहा है यहाँ पे, दिस इज E0 D/4 प्लस
ई नॉट बाई के डी बाई 4 प्लस ई नॉट डी बाई 2। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखा जा सकता है जोड़ के, दैट विल बी ई नॉट मल्टीप्लाई 3 डी बाई 4। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर सॉरी जो डाइलेक्ट्रिक है उसको इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है, उससे इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसी कैपेसिटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस डाइलेक्ट्रिक को उठा के यहां पे रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक उठा के बच्चों यहां पे डाल देते हैं। अब उससे क्या होगा, सवाल में ये बेनिफिट होगा, ये डी बाई 4 है और ये पोर्शन 3 डी बाई 4 है। अब आप इसको दो कैपेसिटर से मान के कर सकते हैं, आप ऐसे करेंगे तब भी सही आएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा सही नहीं आएगा, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, कैलकुलेट थोड़ी आसान हो जाएगी, इसी की मैं बात कर रहा था। तो इसी कैपेसिटर से बन गई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई 4 की, इसकी कैपेसिटर डायरेक्टली कुछ के है, नॉर्मल थी ए एप्सिलॉन बाई डी बाई 4 और इसमें डायरेक्टली के डाल दिया तो ये हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटर कितनी है बच्चों आपके पास, जैसे ए एप्सिलॉन नॉट बाई 3 डी बाई 4। मेरी बात समझ में आ गई, ये है C1 और ये है आपके पास C2। आप सीक्वेंट निकाल दीजिए, सीक्वेंट कितना है आपके पास, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ऐसा मत कर देना भाई साहब सीरीज में आप सीरियल जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करनी है। आप ये सोल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें जो लर्निंग थी आपके, जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान क्या था, वी कैन शिफ्ट डाइलेक्ट्रिक इन दिस प्रोसेस, डाइलेक्ट्रिक इन दिस प्रॉब्लम। यार आप मेरी बात समझिए, बेसिक ये चीज है, कभी भी आपको कुछ जवाब चाहिए होगा, आपको लग रहा है फंस रहे हैं, तो आप बेसिक पे जाइएगा कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए, डेल्टा वी होगा, डेल्टा ई नहीं होगा, इसमें डेल्टा वी बदलना नहीं चाहिए। अगर डेल्टा वी नहीं बदलेगा तो चीजें आपकी नहीं बदलेगी। ठीक है बच्चों, आप देखिए और छाप लीजिए। बच्चों सवाल आपके सामने है, वैसा सही है, पर अब की बार डायरेक्ट्रिक का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वाली प्लेट का जो एरिया है, मतलब यहां तक का जो इस वाली डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है दैट इज A1 और इसका जो एरिया है बच्चों वो कुछ A2 है और ये सेपरेशन आपके पास प्लेट्स के बीच में D है। सबसे पहले आप मुझे निकाल के बताइए कि जो सी इक्विवेलेंट है प्लेट्स के बीच में वो कितना आ रहा है, पहले आप ये निकालिए। हाँ भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलते हैं इस वाले डाइलेक्ट्रिक को आप ऐसे तोड़ सकते हैं। अब की बार एक ऐसे तोड़ दीजिए, एक ऐसे तोड़िए, दो कैपेसिटर में तोड़ दीजिए इसको, ठीक है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ K1 है, इसका कितना है K2 है, तो इसका नाम कुछ C1 रख देते, इसका नाम C2 रख देते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई K1, सही है। C2 की अगर आप बात करेंगे बच्चों, C2 आ जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई K2। तो अगर आप यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालेंगे, C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास, दिस इज C1 प्लस C2 और वो कितना है आपके पास A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D K2। ये कर पाए थे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हुआ ये, ठीक क्लियर है। अब इसमें थोड़ी अच्छी बात करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि A1 पे और A2 पे जो सिग्मा होगा, दैट इज चार्ज डेंसिटी, सेम होगी या डिफरेंट होगी। अभी हमारा जो सेकंड सवाल है वो ये है, चार्ज डेंसिटी ऑन A1 ऑन मेटल प्लेट विल बी यूनिफॉर्म। ये सवाल है आपके पास कि भाई साहब ये वाली जो मेटल प्लेट है आपके पास में, इस मेटल प्लेट पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी, मान लीजिए अगर कुछ भी आप क्यू चार्ज देंगे यहाँ पे, तो वो सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, ये आपको मुझे बताना है। कि अगर आप इस प्लेट को प्लस क्यू दे रहे हैं, इसको माइनस क्यू दे रहे हैं, तो ये पहले क्या था, पूरे पे जो सिग्मा दैट इज क्यू बाय ए, अब की बार भी जो सिग्मा रहेगा वो क्यू बाय ए रहेगा या फिर कुछ डिफरेंट रहेगा, ये आपको सोच के बताना है। ये अच्छा थॉट है, ये अच्छी बात है, आप सोच लीजिए, फिर अपने इस पर थोड़ी बड़ी ढंग से चर्चा करेंगे। अब सुनिए मेरी बात को,
देखिए यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है हमारे पास, हमने बना दिया, यहाँ पे कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ऊपर वाले में एक डाइलेक्ट्रिक है आपके पास और नीचे वाले में डाइलेक्ट्रिक है, क्लियर। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 1 मान लेते हैं एक बार, यहाँ पे कुछ सिग्मा 2 मान लेते हैं। मतलब पूरी प्लेट पे यूनिफॉर्म नहीं माननी, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये अपने आप में अजीब है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। इससे पहले जो सिग्मा था दैट इज क्यू बाय ए, अब की बार चार्ज डेंसिटी अलग अलग आ रही है कि नहीं, पहले वो चेक करके दिखाता हूं मैं आपको। मुझे पता है आती है, इसलिए मैं बोल दिया पहले, क्यों आती है मैं दिखाता हूं आपको। एक्चुअली क्या है, दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में, इस वाले पॉइंट का नाम ए मान लो, इसका नाम बी मान लो, इसका नाम सी मान लो, इसका नाम डी मान लो, तो हम क्या बोलेंगे, VA माइनस VB किसके बराबर होना चाहिए, VC माइनस VD, क्लियर। अब आप सोच के देखिए, हमने ऊपर वाले पे सिग्मा 1 माना, तो इसके अंदर EFI कितना आएगा, इसके अंदर जो EFI दैट इज सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट K1, यहां पे कितना है सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट K2। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, सिग्मा 1 K1 एप्सिलॉन नॉट D, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ऊपर से। नीचे से अगर आप देखें तो कितना है, दैट इज सिग्मा 2 K2 एप्सिलॉन नॉट D, ये एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया, D से D साफ हो गया। देखिए सिग्मा 1 बाय K1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय K2, मतलब दोनों पे सिग्मा सेम नहीं आएगा, सिग्मा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो अजीब क्या है, ऑन वन प्लेट सिग्मा will be different, will be non uniform, मतलब आदि इतनी प्लेट पे आपके पास सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 2 है, और हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 के अंदर रिलेशन ही बता सकते हैं, सिग्मा 1 बाय K1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय K2। बात समझ में आ गई, ये अच्छी बात है, अच्छा थॉट है ये कि आपको ये बात समझ जाए। अगर आपको ये ना पढ़ाया जाए फिर सीधा पूछ जाए तो लोग बोलते हैं पूरे पे सिग्मा बाय ए, सिग्मा का आएगा क्यू बाय ए, पर वो ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट आएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल प्लेट विल बी यूनिफॉर्म, तो आप जवाब बोलेंगे नो। तो फिर आपसे पूछा जाए सेकंड, दैट इज रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो वो हमने निकाल के आपको दिखा दिया। आप थॉट पकड़िए यार, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, मतलब इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ये एक मेटल प्लेट है, इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, मतलब ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस देखो चाहे नीचे से पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वो बराबर आना चाहिए। तो वही बराबर करने के लिए सिग्मा और सिग्मा 2 को क्या होना पड़ा, डिफरेंट होना पड़ा। क्लियर, ठीक। अब इसके बाद में इसी में एक और सवाल करते हैं, इफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इफ चार्ज प्लस Q1 Q and minus Q are given to plates, then amount of charge on metal plate having area A1। अब मेरा सवाल ये है भाई साहब, अगर आपको पता सिग्मा डिफरेंट आएगा, तो इस A1 पे कितना चार्ज आएगा अगर मैं एक प्लेट पे प्लस क्यू दूं और दूसरे पे माइनस क्यू दूं। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा भी को पता है, इजीली कर लेंगे इस बात को। करके बताइए आप मुझे कि इस वाली प्लेट पे, A1 वाली प्लेट पे, इतनी प्लेट पे कितना आएगा, इतनी प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, ये आपको मुझे बताना है। हो जाएगा, देखो अभी हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे। तो सिग्मा 1 तो है आपके पास में Q1 डिवाइड बाय A, सिग्मा 1 कितना है, जैसे सिग्मा 1 Q1 डिवाइड बाय A1, सिग्मा 2 कितना है आपके पास Q2 डिवाइड बाय A2। तो यहां पे जो रिजल्ट आया आपके पास, दिस इज Q1 डिवाइड बाय A1 K1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय A2 K2, ऐसा रिलेशन आ गया आपके पास। तो Q1 Q2 में रिलेशन समझ में आ गया आपको, दैट इज Q1 बाय, ये ऐसा रिलेशन आ गया। सेकंड रिलेशन क्या यूज करेंगे, Q1 प्लस Q2 कितना है बच्चों आपके पास, Q है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके आप पहले Q2 निकाल लेता हूं मैं, तो यहां से Q2 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, Q1 की वैल्यू पुट की है ना हमने, A1 K1 डिवाइड बाय A2 K2 प्लस 1 इज इक्वल टू Q। तो यहां जो Q2 का रिजल्ट आया दैट इज Q डिवाइड बाय A1 K1 A2 K2 प्लस 1। क्लियर है।
सिमिलरली आप Q2 Q1 कुछ भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। खैर ये सवाल अच्छा है, इसमें पहली बात तो पूछ सकता है, सिंपल सवाल देगा पूछेगा कैपेसिटेंस बता दो सिर्फ, फिर उससे पूछेगा तो ये पूछ सकता है सिग्मा सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, देख के रहता सेम आ रहा है पर सेम आ रहा नहीं है। अच्छा फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है वो पूछ सकता है, तो और उसका रीजन भी आपको समझ में आना चाहिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 वेरी क्यों कर रहा है। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए इसको। तो डायरेक्टिव के पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया और सवाल वही है कि आप सी इक्वेट निकाल के बताइए। सब आपको अपर वाले का जो है एरिया वो A1 है, इसका A2 है, इसकी जो आपके पास में डिस्टेंस है d/2 d/2 AD करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है। फिर अपने इस पे थोड़ा मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये सही होना चाहिए ना आपसे। हाँ भी किया। आप इसको ऐसा बनाते हैं, ये लोग कर लेते हैं, इतने सवाल करने के बाद लोग इसको अप्रोच कर देते हैं, ऐसा रो डायग्राम बना देते हैं। इसकी कैपेसिटेंस यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है K3, यहाँ पे कुछ K1, यहाँ पे कुछ K2, ये डिस्टेंस कितनी d/2, दिस इज अगेन d/2 एंड दिस इज d। अब आप इसका नाम रख दीजिए कुछ C1, इसी कैपेसिटेंस कुछ C2 बोल दीजिए, इसी कैपेसिटेंस कुछ C3 बोल दीजिए। C1 की वैल्यू जो आपके पास आई दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1। C2 की वैल्यू बच्चों आपके पास जो आएगी दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2 K2 और C3 की वैल्यू जो आएगी दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D K3। क्लियर? अब आप सीक्वेंट निकालिए। अब तो कैलकुलेशन है, सिर्फ सीक्वेंट आएगा, इन दोनों का पहले निकालें दैट इज C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और वो उसमें जोड़ देंगे, तो सीक्वेंट जो आपको दिखाई देगा दैट इज C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी सब हो गया। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं कि फाइंड आउट सिग्मा 1, फाइंड आउट सिग्मा ऑन ईच एरिया। इस A1 जो मेटल प्लेट पे है, ये मेटल प्लेट की बात कर रहे हैं ना, ईच एरिया ऑफ मेटल प्लेट, मेटल प्लेट के ऊपर यहाँ पे सिग्मा 1 कितना आएगा, यहाँ पे सिग्मा 2 कितना आएगा बच्चों, निकाल के आपको बताना है। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट रिलेशन लिख लो, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। चमक गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, ठीक करके बताइए कितना आ रहा है। कर दिया। आइए इसको प्रोसीड कर रहे हैं। मैं इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं ना, इस वाले को चलो यहां कर देता हूं मैं इसको। हम ऐसे बोलते हैं कि यहां पे ऐसे आपने ये प्लेट मान लिया, ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक कितने का K1 का, अच्छा एक डाइलेक्ट्रिक कितने का K2 का, और ये आपस में ज्वाइन है, थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में पर वैसा नहीं है। यहाँ पे सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 2 है। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर आप ऊपर से चल के आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दिस इज d/2, दिस इज अगेन d/2। तो ऊपर चल के तो बच्चों आएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट K1 d/2 प्लस सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट K2 d/2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट K3 d। पोटेंशियल डिफरेंस नीचे से और ऊपर से बराबर कर दिया। तो अगर आप यहां से चल के देखेंगे बच्चों तो अंदर EFI डायरेक्टली नहीं होता सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कितना हो, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाय K1 कितना चले d/2। पोटेंशियल डिफरेंस होता है E डॉट डी ना, आपने ऐसे लिख दिया। अब ये जो कट रहा है वो सब काट दो और जो रिजल्ट आ रहा है वो निकाल लेते हैं। ये D साफ हो गया आपके पास, एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया। तो यहां से लगेगा सिग्मा 1 बाय 2 K1 प्लस सिग्मा 1 बाय 2 K2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय K3। फिर अब आपसे सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशियो आ जाएगा, रिलेशन आ गया, रेशियो क्या निकालना है, रिलेशन आ गया। क्लियर? तो आप बेसिक कंसेप्ट पे जाइए। बेसिक कंसेप्ट में ये है कि भाई साहब जो हमने कैपेसिटेंस निकालने का प्रोसीजर था वो फॉलो करना है।
वो हमने बेसिक तो छोड़ दिया अभी, हम ठीक है, हमें पता है बेसिक ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हमने बोला इसको ऐसे करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आ रहा था, हमने पहले पहले सवाल में देखा था। फिर कभी सिग्मा के बारे में चर्चा करें तो आपको कुछ नहीं करना, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करना है, सिग्मा निकाल लेना है, छाप लीजिए। बच्चों ये सवाल है आपके पास में, इसमें 3 कैपेसिटर हैं, K1, K2 और K3, और आपको डिस्टेंस दे देते हैं, ये डिस्टेंस कुछ d मान लीजिए और ये वाला डिस्टेंस भी कुछ d मान लीजिए। क्लियर? आपसे पूछा गया सी करंट कितना है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। बढ़िया सवाल है। हमें किया, देखिए जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो करते हैं वो ऐसे प्रोसीड करते हैं, लोग बोलते हैं सर इसको ऐसे तोड़ लो, ऐसे करके ऐसे और ऐसे सर्किट बनाते हैं। क्लियर? ये डिस्टेंस कुछ d शो कर दी, ये भी d शो कर दी, ये भी d शो कर दिया, इसका एरिया कुछ A1, इसका एरिया कुछ A2 और इसका कितना A1 प्लस A2। फिर बोलते हैं इसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट K1, K2 और K3। अब प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बनाया क्या आपने? अगर आपने ऐसा बनाया बच्चों ये गलत है, यहाँ पे खतरा मेंशन कर लीजिए। अगर आपने ऐसा बनाया तो पहले ऐसा बनाइए फिर देखिए गलत है, और विश्वास मानिए मतलब 60-70% जनता इसको गलत करती ही करती है। अगर आपने ऐसे किया मतलब गलत किया है, पर इसको मिटाना नहीं है, इसको कॉपी बनाना है, गलत करना है, लिखना है कि ये गलत है, नहीं तो वापस गलती हो जाती है। ये कई बार ऐसा, ये सवाल कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, फ्यूचर में भी, और पहले भी आपको प्रीवियस ईयर में देखें तो आपको दिख जाएगा सवाल। ये गलती होने के पूरे चांस रहते हैं, और आपने इसको गलत किया होगा, कुछ लोगों ने शायद सही कर लिया। इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको बनाना है ऐसे, इसको 4 में ब्रेक करना है, 4 में ब्रेक करना है ऐसे। मतलब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन K1, इसमें कुछ K3, इसमें कितना K2 और इसमें कितना K3। ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A1 है, ये A2 है और ये A2 है। ये A और B पॉइंट जो भी आप सीक्वेंस निकाल रहे हैं, दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। पहले वो टाइम दे रहा हूं, आप सिर्फ ये सोच लीजिए भाई साहब ये वाला गलत क्यों है। अगर आप ये सोच लेंगे ये गलत क्यों है तो ये बहुत बढ़िया बात है। आप पहले खुद सोच के देखिएगा आप क्या सोच पा रहे हैं इस चीज को कि भाई साहब ये पहले वाला जो तरीका था वो गलत क्यों है, ये सही क्यों है। हाँ भी हुआ, ठीक। इसमें गलती क्या है, इसमें आपने ये वाला मान लिया कि ये जो फेस है आपके पास में, ये जो ऐसे यहां पे ये जो फेस है ये आपने इक्विपोटेंशियल मान लिया। तभी तो आपने बोला ना सर इस वाले प्लेट का इस का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपने क्या मान लिया, सेम मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या मान लिया इन दिस केस, क्या गलत क्या इसमें, गलत क्या किया, मतलब क्या क्या गलती थी हमारी, गलती क्या है। In this case, we assumed face of dielectric K1 and K2 equipotential। आपने ये जो फेस था इस वाले पूरे फेस को आपने इक्विपोटेंशियल मान लिया। आपने ये मान लिया कि भाई साहब जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, तभी तो आपने ऐसे बराबर कर दिया। इसकी क्या गारंटी है भाई साहब, नहीं है वो पोटेंशियल, आपको करके दिखा सकता हूं। ये इक्विपोटेंशियल नहीं है, ये डायरेक्ट्रिक है। ये कोई मेटल थोड़ी है भाई साहब इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। ये कोई मेटल है क्या, ये मेटल नहीं है, डायरेक्ट्रिक है। इसके पोटेंशियल कुछ हो सकता है, इसका पोटेंशियल कुछ हो सकता है, और वो है भी सेम नहीं है दोनों का पोटेंशियल। तो हमें समझ में आ गई बात कि हमने इसको इक्विपोटेंशियल मान लिया। आप करके दिखाओ तो मैं दिखाता हूं देख करके। ऊपर वाले पे कुछ सिग्मा 1 है, यहां पे कुछ सिग्मा 2 है। क्लियर? तो मुझे पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2 में रिलेशन निकाल के बता, रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये निकाल के बता दो मुझे। सिग्मा 1 सिग्मा 2 में रिलेशन कितना आएगा, फिर मैं तो समझाऊंगा, मैं तो दिखाऊंगा भाई साहब इक्विपोटेंशियल नहीं है। वैसे तो ये भी समझ सकते सर ये डायरेक्ट्रिक थोड़ी है, वैसे ये कोई कंडक्टर थोड़ी, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, ये क्या पता ना हो, और आपको साफ साफ दिख जाएगा थोड़ी देर के अंदर कि वो नहीं है इक्विपोटेंशियल। किया भाई? तो आप लिखेंगे सर दैट इज सिग्मा 1 K1 D प्लस सिग्मा 1
K3 एप्सिलॉन नॉट D इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट K2D प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट K3D, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे ये फाइल लिखा है सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाय K1 और ये मल्टीप्लाई D, और यहाँ पे अगर आप देखें दिस विल बी सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट K3D, ये आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब अगर आप इसको सोल्व करके देखें, मैं रिलेशन निकालता हूँ, D साफ कर दिया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जो सिग्मा 1 के ब्रैकेट में यहाँ पे 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K3 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3, ये रिलेशन आ रहा है आपके पास सिग्मा के अंदर। और अगर आप इसको इक्विपोटेंशियल बोलते हैं, फॉर इक्विपोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, कंडीशन सो दैट फर्स्ट डायग्राम विल करेक्ट, पहला डायग्राम सही हो जाए, उसकी क्या कंडीशन है, तो उसकी कंडीशन क्या है आपके पास में, उसकी कंडीशन ये सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसके अंदर का EFI है, और बाय K1 सॉरी D इज इक्वल टू हो जाए सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट K2D, क्योंकि आप चाहते हैं सर यहां से यहां पे जितना ड्रॉप यहां से यहां पे उतना यहां से यहां पे आए, तो यहां से यहां पे ड्रॉप आ रहा है, EFI देखा जाए सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन K1D, और यहां से ये आ रहा है, तो भाई साहब इसके हिसाब से तो ये रिजल्ट होना चाहिए, पर एक्चुअल में ये वाला है तो ये नहीं हो पा रहा है। क्लियर है, ये कंडीशन थी कि भाई साहब फर्स्ट डायग्राम सही हो जाए, पर ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई बट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू, बट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू। अगर ऐसा नहीं है मतलब आप इसको ऐसा कर सकते नहीं है। और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इस पे चांद तारे लगा लीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप थोड़ा मतलब दिमाग में देखिए कौन से को, इससे पहले वाले सब सही किए थे हमने, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लोग गलती कर बैठते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के मास्टर ये बोल रहे जब आप कैपेसिटर तोड़ने जाए ना तो एक प्लेट से चले दूसरी पे डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, बीच में जंक्शन नहीं आना चाहिए। मास्टर क्या बोल रहा है, एक टिप दे रहा है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अगर आप मेटल प्लेट के एक मेटल प्लेट से चले तो दूसरे पे पहुंचने चाहिए, बीच में कोई जंक्शन आना नहीं चाहिए। जैसे आप यहां से चले, ये एक मेटल प्लेट थी, बीच में जंक्शन आ गया तो दिक्कत होगी। आपको यहां से चले सीधे दूसरी पहुंचे, यहां पे चले सीधे दूसरी पहुंचे, बीच में जंक्शन आ जाएगा तो आपके पास दिक्कत हो जाएगी, जैसे इस वाले में हो गया, बिकॉज ये वाला फेस इक्विपोटेंशियल नहीं है। अच्छा सवाल था, आप इसको सही ढंग से छाप लीजिए, सोच लीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। कई बार ये रीजन नहीं समझ में आता तो आप थोड़ा टाइम रुकिए, आप सोचिए इसके बारे में, आप सोच पाएंगे। छापिए।